देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा भगवान राम को लेके उसका क्रेडिट लेती है, राम मंदिर बनाने का घोषणा भी कर रही है। और अगर हम लोग रामचरितमानस को देखें, जो भगवान राम की जो पूरी छवि है मर्यादा पुरुषोत्तम की, कि वो अगर थोड़ी भी आलोचना हो रही है तो उस जगह पे वो सीधे सीधे उस आलोचना को बड़ा गंभीरता से ले रहे हैं। सीता के प्रकरण में हम लोगों ने देखा है कि सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा से उन्होंने गुजारा वहां पे। तो फिर इस मामले पे तो फिर यह सवाल तो बीजेपी से और इस सरकार से जरूर पूछा जाएगा कि इतने बड़े ऐतिहासिक स्तर पे एक आर्थिक फ्रॉड की स्थिति है और उस जांच में सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है। देखिए, ये ठीक है कि वो कल के डेट में जेपीसी बनाते हैं और वो लिपापोती कर दें, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कम से कम लिपापोती करने वाला जांच का भी तो शुरुआत करा दीजिए। उनकी वो हिम्मत नहीं हो पा रही है राजीव जी कि वो लिपापोती कराने वाले जांच भी कराए। वो इस जांच को कराने के लिए तैयार नहीं है। कल वित्त मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, वहां पे वित्त मंत्री सीधे कह रही है, जब उनसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि अडानी के मामले को लेकर क्या कहना है आपका, तो वित्त मंत्री कह रही है सीधे सीधे कि एक प्राइवेट कंपनी का मामला है, सरकार का इससे क्या लेना देना है। अब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहता है, कोई कंपनी घाटे में चली जाती है, कोई कंपनी लाभ में चले जाती है, तो क्या मैं एक एक कंपनी का सरकार जांच कराते रहेगी। और तो आप सोच के देखिए कि वित्त मंत्री ये जवाब देती है कि वो तो बाजार की छोटी मोटी घटनाएं होते रहती है, कभी किसी का शेयर नीचे कभी किसी का शेयर ऊपर चला जाता है, वो ये बात कहती है। जबकि वित्त मंत्री ये भूल जाती है कि आपने देखिए, सरकार का अगर हम लोग देखें कि अडानी जी का ये पूरा मामला क्यों गंभीर है, और जो आप कह रहे हैं कि इस मामले की अगर पूरी जांच होगी तो ये मामला सीधे सीधे सरकार तक पहुंचते ही है। वो हम लोग बिना जांच के आधार पर हम लोग देख पाते हैं। जितने सारे हवाई अड्डे हैं, आखिर वो हवाई अड्डे अडानी के अलावा किसी दूसरे को क्यों नहीं मिल पा रहे? आप सोच के देखिए, देश के कितने रणनीतिक जगह है, हमारे बंदरगाह कितने रणनीतिक मामले पे महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिक जगह की चीजें हैं वो, जो सरकार को अपने पास रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए सरकार मानती है, कल वित्त मंत्री तर्क दे रही थी कि देखिए एयर इंडिया का हम लोगों ने जो है कि निजीकरण कर दिया, अब एयर इंडिया का बेड़ा बहुत लंबा चौड़ा होने वाला, बड़ी अच्छी चीज होने वाली, वो निजीकरण का लाभांश समझा रही थी। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर निजीकरण भी करना है तो उसमें आपकी डाइवर्सिटी क्यों नहीं? एक कंपनी को ही आपने सब कुछ क्यों दे दिया है? सारे स्ट्रेटेजिक महत्व की चीजें एक कंपनी को दी हुई है, और अगर उस कंपनी के ऊपर इस प्रकार की कोई स्थिति आ रही है, आंच आ रही है, तो सोचिए कि हमारे पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति होने वाली है। सरकार जांच नहीं करा रही है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सरकार की संलिप्तता शामिल है। हम लोग अगर सोचिए, नेशनल हेराल्ड का मामला कितना छोटा सा मामला है, उसको सोचिए कि ईडी ने उसके जांच को बंद भी कर दिया था, फिर आप उसको जांच को खुलवाते हैं। सोनिया गांधी जो कि बीमार थी, सोचिए ईडी के दफ्तर में उनको बुलाया जाता, राहुल गांधी जी को 5-5 दिन तक लगातार पूछताछ किया जाता है छोटे से मामले के आधार पर, जहां पे कि इतने बड़े से फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। सोचिए कि मॉरिशस के कक्ष छोटा सा कमरा है, 4-4 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और वो उसी छोटे से कमरे पे जो है कि 42 हजार करोड़ का सारी कंपनियां आके निवेश कर रही हैं। तो आप उसके जांच करने के लिए कम से कम जांच तो कराइए। ठीक है, आप लिपापोती कर दीजिएगा उसकी, ये हम सभी लोग, धनंजय जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि जांच होगी भी तो वो लिपापोती होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं धनंजय जी, वो लिपापोती वाले जांच के लिए भी ये सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लिपापोती में भी कहीं 0.1% का कोई लूप होल रह जाए तो फिर बड़ी मुश्किल और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं इनकी। सरकार क्यों दायरे में है? देखिए, सरकार के ऊपर आंच क्यों आएगी? मैं कह रहा हूं कि देखिए, शेयर मार्केट को पूरे अगर हम लोग देखते हैं कि जो निवेश हुआ है, अब बताइए, एलआईसी तो केवल एक इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में और भी कई इंश्योरेंस की कंपनियां हैं। उन इंश्योरेंस के कंपनियों ने अडानी ग्रुप में क्यों नहीं किसी ने किया? आप देखिए, उनके नहीं है इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में, लेकिन एलआईसी अडानी ग्रुप में निवेश करती है। चलिए, वो निवेश तो उन्होंने पहले कर भी दिया, समझ में आता है, लेकिन जब अडानी के ऊपर खतरे की घंटी बज रही तो फिर उसमें निवेश करने के लिए क्यों पहुंच जाती है एलआईसी? तो आप एलआईसी को कब तक आप यूज कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप अपने सरकारी कंपनियों को जबरन बाध्य करते हैं इस प्रकार के कंपनियों में निवेश करने के लिए। ये क्यों ना माना जाए? तो बड़ी सतह पे आती है चीजें। देखिए, मामला केवल ये नहीं है कि एलआईसी के 75,000 करोड़ रुपया घट के जो है वो 30,000 करोड़ बच गया आज के समय में। ये जो हिस्सा हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं। मामला ये नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई कहती है कि भाई हमने जो है कि वो 21,000 करोड़, कहीं 27,000 करोड़ का चीजें रिपोर्ट्स में आ रही है चीजें। चलिए, मैं मान लेता हूं 27,000 करोड़ रुपया जो है उसने बैंक लोन दिया, या पीएनबी ने 7,000 करोड़ का लोन दिया, जो भी चीजें इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही है। मामला यह है कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, अगर एक मतलब 24 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक के आंकड़े को आप लीजिए,
तो एलआईसी का जो मार्केट कैप है उसमें 74,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। एसबीआई के मार्केट कैप में भी उससे ऊपर का नुकसान हो चुका है। लगभग लगभग आप मोटे तौर पर मानिए तो वो अगर उसकी गिनती और भी अगर रियल आंकड़े आएंगे तो वो 1-1 लाख करोड़ का सीधा नुकसान हो चुका है उसके निवेशकों को। वो निवेशक कौन थे आखिर? ये जो इनका पूरा मार्केट कैप घटा, इसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जनता कैसे समझे इस बात को? हम आप तो समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता, एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेहड़ी पटरी वाला, उसको कैसे समझ में आएगा कि ये अदानी का मामला जो है उससे भी जुड़ा हुआ है? ये कैसे समझ में आएगा, जरा बताइए। मैं बिल्कुल आसान एकदम सीधे बता रहा हूं कि अगर मान के चलिए आज इन बैंकों ने लोन दिया, बैंक नुकसान में है, एलआईसी नुकसान में है, अब स्थिति क्या बनेगी? अभी भाई अगर उनका बैंक वो नहीं चुका पाएंगे तो राइट ऑफ कर दिया जाएगा बैंकों। अब उसके लिए सरकार क्या करेगी? उसमें सरकारी बैंक है, उसमें घाटा पूर्ति करने के लिए जो है कि वो ऊपर से फिर जो है तो उसको पूंजीकरण कर देगी सरकार, यानी कि टैक्स पेयर का, हमारा आपका पैसा लेगी। तो जनता को इसी जगह पर फिर सजग रहने की जरूरत है कि अडानी के घाटे की पूर्ति अंततः परिणाम यह होगा लब्बो-लुबाब कि वो सरकारी खजाने से घाटे की पूर्ति होगी। जब सरकारी खजाने से घाटे की पूर्ति होगी तो फिर हमारे सामान्य रिक्शा चालक को और सामान्य खेती बाड़ी करने वाले तमाम, मैं तो कह रहा हूं जो बेचारे भीख मांग रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी है ये अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट टैक्स चुका रहे हैं। वो भी अगर जीएसटी का हम लोगों ने देखा ऑक्सफैम के रिपोर्ट में कि जो सबसे गरीब तबका है वही सबसे ज्यादा जीएसटी चुका रहा है। अंततः वो चीजें उन्हीं से फिर वसूली जाएंगी और फिर अडानी के जो घाटे है उसकी पूर्ति की जाएगी। अगर उस घाटे की पूर्ति नहीं की जाएगी तो सोच के देखिए कि इतना सारा निवेश जो वो कर रहे हैं तमाम, आप इतना देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राजीव जी बहुत ज्यादा लाभांश की स्थिति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने इतना भारी भरकम निवेश कर दिया और थोड़ी इससे लाभ की स्थिति होती है। फिर भी अडानी जी बार बार भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में निवेश कर रहे हैं जहां पे लाभांश की गुंजाइश नहीं है। कौन उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है? वो कॉन्फिडेंस उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मिल रहा है कि कुछ भी नुकसान होगा, है ना, हमारे मोदी जी सपोर्ट कर देंगे। तो ये चीजें जांच तो क्या होगी? हम लोग देखिए अभी 2 चीजें आई हैं। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में जो आरोप है वो भी भारत के निवासी जान रहा है, और हिडनबर्ग के मामले में भी जो उसने जांच के रिपोर्ट पर रखा है उसको कोई भी एक नया तथ्य नहीं है। हाँ, एक एजेंसी ने बड़ा ही प्रमाणिक तरीके से उन चीजों को रखा। अब उसके सामने पे आने के बाद उसके शेयर में नुकसान हो रहा है, और हम लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि उसके नुकसान की अंततः भरपाई जो सामान्य भाषा में सामान्य लोगों के लिए मैं कहूं वो हमारे आपके पॉकेट से की जाएगी, हमारे आपके खून पसीने को चूसा जाएगा टैक्स के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, और उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी स्थितियां क्यों? आखिर हम सामान्य लोग उसके भागीदार क्यों बने? तो देखिए हमारे देश के जनता को भी आर्थिक मामलों पे, देखिए मैं राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा को अगर मैं सलाम करता हूं बार बार तो 2 कारणों से कि एक तो आप जो आर्थिक मामलों से जो विश्लेषण से जो लोग बचते हैं उसको सुनने से जो बचते हैं उसको सुने, वो प्रश्न सबसे मूलभूत प्रश्न है। वो प्रश्न हमारे पेट के आंख से जुड़ा हुआ है, हमारे सिर के ऊपर छत से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो, और उन प्रश्नों में किस प्रकार सरकार पूंजीपतियों के साथ साठगांठ करती है वो चीजें स्पष्ट होती है। देखिए पहले भी सरकारों के ऊपर राजीव जी आरोप लगता था क्रोनी कैपिटलिज्म के, लेकिन ये क्रोनी कैपिटलिज्म का ऐसा खूंखार उदाहरण है कि सरकार और पूंजीवाद का ऐसा गठजोड़ है कि जहां पे सरकार के लिए काम ना करे। आप सोच के देखिए, हमारे तो सारे दर्शक सुधी दर्शक हैं यहाँ पे, किसान आंदोलन क्यों 13 महीना चला? आखिर सरकार के ऊपर किसका दबाव था कि वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे? तो इन्हीं लोगों, मित्र सभी दर्शक समझ जाइए कि उस समय भी दबाव इन्हीं लोगों का था। सरकार हम लोग वोट देते हैं, सरकार दावा करती है हम लोगों के हितों की पूर्ति करेगी, लेकिन वो इन लोगों के हितों को पूर्ति करने में इतनी जमी हुई थी कि दिल्ली जैसे जगह पे इतना लंबा सा आंदोलन चलता हुआ रहा। सोचिए अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में राजीव जी कोई आंदोलन चल रहा होगा, उसको इस सरकार में कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो एक चीज ये भी कह रहा हूं कि लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि कॉलेजियम में सरकार के एक प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए, तो मैं तो भारत सरकार से पूछता हूं कि वो प्रतिनिधि क्या अडानी जी को भेजने वाले हैं क्या? उनको भी वहां पे कि कौन जजेज हो कौन जजेज नहीं हो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है अडानी के ऊपर भी बुलडोजर चलने के, उनके कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आए हुए हैं। तो अडानी जी चौतरफा हर तरफ से घिरते हुए चले जा रहे हैं। ये बड़ी गंभीर सी स्थिति है। ये मामला केवल ऐसा नहीं कि आर्थिक खबर, ये आर्थिक खबर ऐसा नहीं है जो कि केवल अखबार चलना तक सीमित रहने वाला है या फिर हम लोग के डिस्कशन तक सीमित रहने वाला है। ये हम सभी के निजी जिंदगी, सभी दर्शकों के निजी जिंदगी को प्रभावित करने वाला है। आप सोच के देखिए कि पहले
दूध के मूल्यों में राजीव जी 50 पैसे की वृद्धि होती थी, हल्ला हंगामा मच जाता था। अब एक दिन में जो दूध के मूल्य में 3-3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो जाती है, आखिर सरकार को यह हिम्मत कहां से मिलता है? तो ये सब चीजें दर्शकों को धर्म की अफीम चटा करके रखे हुए हैं, तो कैसे